नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस को देश में हमेशा से ही एक महानायक का दर्जा हासिल है। उनका जीवन जिस तरह से रहा, उन्होंने जिस तरह से काम किया, वो आज भी लगता है कि एक काल्पनिक फिल्म की तरह है। देश से भाग जाने की बात हो या फिर विदेश जाकर के एक सेना को संगठित करने की बात हो, और ब्रिटिश हुकूमत जो तब के सबसे ताकतवर हुकूमत में से एक थी, उससे लोहा लेने की बात हो। लेकिन आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश के बजाय कहें कि साजिश लगातार की जा रही है। दरअसल हमारे यहाँ बहुत बड़े रोल मॉडल रहे धर्मनिरपेक्षता के राष्ट्र निर्माण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी वगैरह। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो चाहे वो कांग्रेस के तरीके से लड़ रहे थे या फिर लड़ रहे थे क्रांतिकारी तरीके से, मतलब भगत सिंह वगैरह को या राम प्रसाद बिस्मिल को आप ले लें, सभी पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते थे। और सबके जीवन में आप देखेंगे कि उनके जीवन में धर्म के लिए, हिंदू मुसलमान के नफरत के लिए कहीं पर कोई जगह नहीं थी। वो सभी से प्रेम करते थे, सभी हिंदुस्तानियों को एक मानते थे। धर्म अपनी जगह उनके लिए थी, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन हिंदुस्तानियों की जब बात होती थी तो वो हिंदुस्तानी को सिर्फ हिंदुस्तानी मानते थे। आज ऐसा किया जा रहा है कि नेहरू के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सुभाष चंद्र बोस शायद धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। अधिक दिन का मैं समय का जिक्र नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जब से वो उनके जीवन की सबसे बड़ी जो घटना हुई कि देश से अंग्रेजों के तमाम नज़रबंदी से वो निकल भागने में सफल हुए, और फिर उन्होंने वहां जा करके आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। जापान में, जर्मनी पहले पहुंचे थे, फिर जापान में, और तब फिर उन्होंने युद्ध किया, युद्ध की घोषणा की, भीषण लड़ाइयाँ हुई, और जब अंतिम अज्ञात यात्रा पर वो जब निकलते हैं, जब वो देश से बाहर जाने की योजना बना रहे थे, मतलब भारत से अब जब निकलने की बात हो रही थी, वो नज़रबंदी में थे, तो उस समय बाहर निकलने की गुप्त योजना के लिए जो जानकारियां जिनके पास थी या जिनके साथ उन्होंने ये तय किया, उसमें एक तो वो खुद थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और दो प्रमुख और लोगों को इसकी जानकारी थी जिनके साथ उन्होंने मिलकर के योजना बनाई। एक तो शिशिर कुमार बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस के अपने भतीजे वो थे, और दूसरे व्यक्ति का नाम था जो इस योजना में शामिल थे शुरू से ही, पूरी योजना बनाने में। वो फॉरवर्ड ब्लॉक के पेशावर के नेता थे, उनका नाम था मियां अकबर शाह। तो अब यहां से देखिए कि धर्मनिरपेक्षता सुभाष चंद्र बोस की किस तरह से चलती थी, और उनके जीवन में हिंदू मुसलमान के नफरत के लिए कहीं पर कोई किस तरह से जगह नहीं थी, और इसी को हम आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो योजना बनाते हैं उसमें तीन लोग थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शिशिर कुमार बोस जो उनके भतीजे थे, और पेशावर में फॉरवर्ड ब्लॉक के जो नेता थे वो थे मियां अकबर शाह। इसके बाद जब वो देश से निकलने के लिए अपना नाम बदलते हैं तो उन्होंने अपना नाम रखा मोहम्मद जियाउद्दीन, यानी सुभाष चंद्र बोस का छद्म नाम देश से निकलने के लिए जो उन्होंने अपना नाम रखा था वो था मोहम्मद जियाउद्दीन। उनके अटैची सूटकेस वगैरह पर भी लिखा गया था MZ, यानी मोहम्मद जियाउद्दीन, जो देखने वाले को लगे एक बार में। पेशावर से जब काबुल तक जाने की बात हुई तो उस समय जो उनके दो प्रमुख रक्षक नियुक्त किए गए जो उनके साथ जाएंगे उनकी सुरक्षा के लिए, उसमें एक थे भगत राम तलवार और दूसरे व्यक्ति का नाम था मोहम्मद शाह। ये दोनों बॉडीगार्ड के रूप में, उनके रक्षक के रूप में पेशावर से काबुल तक जाते हैं। पेशावर से जब उन्हें काबुल जाने की बात थी कि कैसे उन्हें भेजा जा सकता है, तो उस समय मियां अकबर शाह ने अपने एक दोस्त की मदद ली जिनका नाम था आबद खान। आबद खान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके दो सहयोगियों रक्षकों के साथ पहुंचाया पेशावर से काबुल तक। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे उनके जीवन में अलग अलग सभी लोगों का महत्व रहा है। जर्मनी में वो रहे काफ़ी दिन तक, वहाँ उन्होंने अपना काफ़ी कुछ तैयारी की, उन्होंने अपना वहाँ पर एक कमेटी भी बनाई थी, उसमें भी हर धर्म के लोग, वो हिंदू हों, सिख हों या मुसलमान हों, यहाँ तक कि पारसी भी उस कमेटी में शामिल थे, उनके खास लोगों में शामिल थे। और जब जर्मनी से जापान के लिए पनडुब्बी पर सुभाष चंद्र बोस सवार होते हैं तो उस समय उनके साथ केवल एक और व्यक्ति को रखने की अनुमति थी, और 9 फरवरी 1943 को वो जर्मनी से जापान के लिए रवाना होते हैं। और पनडुब्बी में उनके साथ एकमात्र जो व्यक्ति सवार होता है उनका नाम था आबिद हुसैन।
आबिद हुसैन के साथ पूरी सबसे खतरनाक यात्रा जो सुभाष चंद्र बोस की थी, युद्ध, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, और वो जर्मनी से जापान पनडुब्बी में सवार होकर के पहुंचते हैं। जापान पहुंचने पर वहां पर आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया जाता है। उसकी कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने हाथ में लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज की घोषणा की जाती है और उसके फिर अलग अलग इकाइयां उसकी बनाई जाती हैं। तो आज़ाद हिंद सरकार की जो मुख्य इकाई थी, सेना की इकाई, सशस्त्र सेना के प्रतिनिधि, उसमें जो मुख्य रूप से जिम्मेदार बनाए गए, जिनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई, उनमें थे जेके भोसले, लेफ्टिनेंट कर्नल गुलजार सिंह, लेफ्टिनेंट एडी लोगनादन, और इनके अलावा इसी सशस्त्र सेना के प्रतिनिधि में शामिल थे लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज अहमद, लेफ्टिनेंट कर्नल MZ कियानी, लेफ्टिनेंट कर्नल एहसान कादिर, लेफ्टिनेंट कर्नल शाह नवाज, लेफ्टिनेंट कर्नल NS भगत। इसके अलावा आज़ाद हिंद की जो ये सरकार थी, आज़ाद हिंद सरकार, इसके परामर्शदाता जो बनाए गए थे उनमें सरदार ईशर सिंह, जे थीवी, ये यलप्पा, देवनाथ दास, और इनके अलावा थे परामर्शदाता में करीम गनी, DM खान। रंगून से बैंकॉक तक जब आज़ाद हिंद फौज के सिपाही जब पूरी वीरता से लड़ रहे थे, लेकिन परिस्थितियां प्रतिकूल होने लगी, जापान ढहने लगा और जापान में ही रह करके मुख्य लड़ाई ये चल रही थी, तो फिर बर्मा तक तो ये लोग आ चुके थे, आज़ाद हिंद फौज पहुंच चुकी थी। अब रंगून से बैंकॉक जाना था और पूरी अपनी सेना को, पूरी सरकार को सुरक्षित बैंकॉक तक पहुंचाना था। तो सारे लोग तैयार हुए, सारे लोग सवार हुए, आगे चल पड़े। कुछ काफ़ी लंबा सफ़र पैदल भी हुआ, फिर बाद का सफ़र गाड़ियों में बीता। इसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे और तमाम जितने भी फौजी छावनी थी, जिसमें महिलाएं भी थी, जो रानी झांसी रेजिमेंट की लड़कियां थी, योद्धा थी उनकी, तो वो सारे लोग उसमें जा रहे थे। और इस पूरे दल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया जनरल जमान कियानी को। यानी जनरल जमान कियानी के नेतृत्व में ये सभी लोग चले। और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहयोगियों ने ही इस पूरे घटना का जो जिक्र किया है, इस पूरे वाकयात का जो जिक्र किया है, उसमें यह बताया है कि यहाँ तक कि जब नेतृत्व सौंप दिया गया मेजर जनरल जमान कियानी को, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद भी उनकी बात मानते थे, उनके कहे के अनुसार ही वो आगे चलते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सबसे अंतिम यात्रा, जिसे अज्ञात यात्रा भी कहा जाता है, 18 अगस्त 1945 को हुई और उस यात्रा में वो सैगोन हवाई अड्डे से निकले थे। उस समय कई लोग थे, जापान के विमान से, वो जो हवाई जहाज था, जो विमान था वो जापान का था, जापानी सैनिक उस पर सवार थे, युद्धक विमान था और उससे उन्हें जाना था। तो उसमें कहा गया कि उसमें सीट नहीं है, अधिक लोग नहीं आ सकते, अधिक से अधिक नेताजी के साथ एक और व्यक्ति आ सकते हैं। वहां पर कई लोग थे, प्रमुख लोग थे, आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज के कई महत्वपूर्ण लोग उस समय नेताजी के साथ मौजूद थे, उन्हें छोड़ने आए थे सैगोन हवाई अड्डे पर। और सुभाष चंद्र बोस जब सवार होते हैं, एक व्यक्ति को और बैठाना है, तो उस स्थिति में सुभाष चंद्र बोस जो अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं, अज्ञात यात्रा, उस समय अंतिम यात्रा नहीं कहा जा सकता है, अज्ञात यात्रा पर जब निकल रहे थे, उस समय भी उन्होंने जो अपना सहयोगी चुना, अपने साथ रहने के लिए आज़ाद हिंद सरकार और फौज से चुना, उस व्यक्ति का नाम था कर्नल हबीबुर रहमान। यानी कर्नल हबीबुर रहमान ही एकमात्र वो भारतीय थे या नेताजी के सहयोगी थे, परिचित थे, जो उस अंतिम अज्ञात यात्रा में सवार होते हैं। और फिर उस अज्ञात यात्रा के बाद सुभाष चंद्र बोस के बारे में आज तक वो दुविधा की स्थिति है कि उसी हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी या फिर वो अज्ञात यात्रा पर चले गए थे और बाद तक जीवित रहे, वो बाद का विषय है। ये सिर्फ वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन में धर्मनिरपेक्षता के लिए कितनी जगह थी। उनकी नज़र में हिंदू मुस्लिम नफरत के लिए कोई भी कहीं भी जगह नहीं थी। उन्होंने सेना जो बनाया था, उसके जो भी विंग थे, जितने भी महत्वपूर्ण इकाइयां थी, उस सभी जगह पर हिंदू, मुस्लिम, सिख या पारसी अपनी योग्यता के अनुसार बैठाए गए थे, रखे गए थे। कहीं पर भी ये नहीं रखा गया था कि धर्म के आधार पर विभाजन हो। ये इसलिए कि आज हम देश में जो परिस्थिति देख रहे हैं, देश में वो कट्टर ताकतें हावी हो गई हैं जिन्हें अंग्रेजों ने 1925 में देश से गद्दारी करने के लिए पैदा किया था। आज़ादी की लड़ाई
जब चल रही थी और वो पूरा युद्ध जो था, हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी लड़ाई थी भारतीय बनाम अंग्रेज। उस लड़ाई को बदलने के लिए अंग्रेजों ने कुछ देशद्रोहियों का एक संगठन बनाया था, कुछ गद्दारों का एक संगठन 1925 में बनाया था, जो अंग्रेज बनाम भारतीय बनाम अंग्रेज के इस युद्ध को हिंदू बनाम मुस्लिम में बदलने में लगे हुए थे। तो इसलिए यह जानना जरूरी है। और अब यह सवाल कि क्या आरएसएस यानी संघ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी हत्या करवा सकता था, यह एक काल्पनिक सवाल है। ये अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। आज देश की जो परिस्थितियां हैं, आरएसएस का जो एजेंडा रहा है, जिन एजेंडों पर वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके नेता आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से देश में उन्माद का माहौल पैदा किया जा रहा है, एक वर्ग, एक समुदाय विशेष के प्रति नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है, उस हिसाब से आप अपने से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में सुभाष चंद्र बोस के प्रति उन कितना आदर भाव होगा आरएसएस के लोगों के मन में। आरएसएस के जो भी संचालक हैं, जो भी प्रमुख नेतृत्व करता है, या उससे जुड़े जो राजनीतिक बिरादरी है, उन लोगों के मन में सचमुच नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ लें, जान लें अच्छी तरह से, तो कितने दिल में कैसी भावना रहेगी। और यह भी जान लीजिए कि देश को बनाने वाले, देश के निर्माण में जो लोग लगे हुए थे, वो आजाद कराने में जो लोग लगे हुए थे, उनके दिल की क्या भावनाएं थी। फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आप सभी को मुबारकबाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।